बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सच न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ आवर और मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा। प्रोग्राम में सबसे पहले शामिल कर लेते हैं टॉप स्टोरी। कोरोना वायरस, वफाकी हुकूमत का 9 मई तक लॉकडाउन में तोसी का ऐलान। रमजान की आमद, महंगाई में इजाफा, हुकूमत के लिए बढ़ती मुश्किलात। कोरोना वायरस और पाकिस्तान को दरपेश मुआशी खतरा। कोरोना वायरस के बाद की मईशत, खदशात और इम्कानात। और लाइन ऑफ कंट्रोल की मुसलसल खिलाफ वर्जी, भारत का भयानक चेहरा बेनकाब। दुनिया कोरोना की लपेट में, मगर भारत के मकरूह अज़ाइम जारी। ऑलरेडी टॉप स्टोरीज आप जान चुके हैं। पाकिस्तान में कोरोना वायरस का खतरा बढ़ता जा रहा है। वफाकी और सूबाई हुकूमत की जानिब से आने वाले दिनों को अहम करार दिया जा रहा है, जबकि डॉक्टर्स खबरदार कर रहे हैं और अब आलमी इदारा बराए सेहत ने भी खबरदार कर दिया है कि अगर मुअस्सर इक़दाम ना किए गए तो जुलाई तक केसेस की तादाद 2 लाख तक पहुंच सकती है। खतरात को देखते हुए वफाकी हुकूमत ने लॉकडाउन में 9 मई तक तोसी कर दी है, जबकि ये नरम लॉकडाउन है। उधर सिंध हुकूमत ने भी फैसला कर लिया है कि ताजरों को कारोबार खोलने की मशरूत इजाजत दे दी गई है, जबकि वजीर आज़म इमरान खान साहब ने भी ये बात की कि लॉकडाउन के साथ हमें कारोबार बंद नहीं करना चाहिए था, इससे बेरोजगारी बढ़ी है। जबकि पीएम साहब ने यह भी कहा कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से फायदा उठाएंगे, ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम लागू करेंगे, जिसमें फौज की भी भरपूर मुआवनत शामिल होगी। सिविल इदारे काम करेंगे, सूबे में ग्राउंड लेवल पर इस पर काम होगा, जबकि बुनियादी मकसद यह है कि पाकिस्तान में कोरोना हॉटस्पॉट को आइडेंटिफाई किया जाए और उनको आइसोलेट किया जाए, ताकि ईद से पहले 15 दिन पहले तक सिचुएशन को बेहतर किया जा सके, ताकि ईद पर उस तरह से बंदिशें ना हो। जबकि असद उमर और दीगर वफाकी वज़रा भी ये कहते नजर आ रहे हैं कि अगर सूरत हाल मजीद खतरनाक हो गई तो ईद पर पाबंदियां मजीद सख्त की जा सकती हैं। पंजाब और सिंध का हेल्थ सिस्टम पर दबाव ज्यादा बढ़ गया है। आलमी इदारा बराए सेहत ने भी यह बात की और लॉकडाउन सख्त करना वाहिद हल है, लेकिन हमारे यहाँ लॉकडाउन सख्त नहीं किया जा रहा। स्मार्ट लॉकडाउन की बातें हो रही हैं, लॉकडाउन में नरमी की बातें हो रही हैं, तो हम इस पर बात करते हैं। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मुर्तज़ा सोलंकी साहब वीडियो लिंक के जरिए प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं। मुर्तज़ा सोलंकी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, आइंदा 15 दिनों को बहुत अहम करार दिया जा रहा है। DGISPR ने भी गुज़िश्ता रोज़ जो प्रेस ब्रीफिंग दी, उन्होंने भी 15 रोज़ को बहुत अहम करार दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब भी कह रहे हैं कि आगाज़ है, वबा अपने पीक पर पहुंच सकती है। तो ऐसे में स्मार्ट लॉकडाउन, मुकम्मल लॉकडाउन, इन दोनों में फ़र्क क्या है? अगर मुकम्मल लॉकडाउन के बावजूद भी कोरोना का ही सामना करना है तो फिर लॉकडाउन का क्या फ़ायदा? मेरे ख्याल में अगर आप वज़ीर आज़म इमरान खान के जो बयानात हैं शुरू से, फरवरी के महीने से उनको देखें और अब तक देखें, तो अमलन उनकी एक मुस्तकिल मिजाजी वाली पोजीशन रही है और उन्होंने किसी न किसी तरह से लॉकडाउन की मुखालफत की है। पहले उन्होंने लॉकडाउन को कर्फ्यू करार दिया और उस बुनियाद पर इसकी मुखालफत की और बाद में ये कहा कि इससे जो है वो गरीब लोगों को नुकसान होगा। और अब स्मार्ट लॉकडाउन के नाम पर जो उसका अमली मुजाहरा आपको वफाक की तरफ से और पंजाब में और किसी हद तक खैबर पख्तूनख्वा में नज़र आ रहा है, वो स्मार्ट लॉकडाउन के नाम पर नो लॉकडाउन की पॉलिसी पर अमल पैरा है। और इसका इजहार आपको पिछली हफ्ते के रोज़ ऐवान सदर में जो उलमा के साथ जो इजलास था, उसका नतीजा भी यही था। जो 20 नुकाती प्रोग्राम आया, वो एक ऐसा नाकाबिले अमल प्रोग्राम था जिसको आपने कल रात देख लिया है। बहुत से शहरों में जिस तरीके से तरावी हुई हैं, तो उस 20 नुकाती प्रोग्राम पर बिल्कुल अमल नहीं हुआ। तो इस वक्त वफाकी हुकूमत और ख़ास तौर पर सिंध की हुकूमत ये एक तरह से बिल्कुल मुतज़ाद हिकमत अमलियों पर चल रहे हैं और इसमें अब जो हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, डॉक्टर्स हैं, वो भी शामिल हो गए हैं, जो कि वफाकी हुकूमत की इस पॉलिसी की मुखालफत कर रहे हैं। और एक तरह से आपको WHO की जो गाइडलाइंस हैं, वो भी हमारी हुकूमत के बिल्कुल उलट आपको नज़र आती हैं। तो मुर्तज़ा सोलंकी साहब, हेल्थ इंस्टीट्यूट के साबिक वीसी वो ये बात कर भी चुके हैं कि पहला केस आने के बाद 50 से 60 दिनों में इसकी पीक आ जाती है। वो अर्सा मई का होगा और उसकी बात हुकूमत भी कर रही है, सिंध में भी बात की जा रही है, डॉक्टर्स बारहा इसकी बात कर रहे हैं कि ये आगे आने वाले दिन बहुत अहम है। उलमा इकराम को कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे, उन्होंने हुकाम के साथ मीटिंग की, उनके मुतालबात मान लिए गए। उसके बाद डॉक्टर्स ने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया और उन्होंने अपील की कि उलमा इकराम खुद आगे आएँ और वो कहें कि जी हम लॉकडाउन करना चाहते हैं, हम अमल दरामद करेंगे तमाम तरह SOPs पर, पीछे हट जाएँ तमाम तरह मुतालबात से। उसके बावजूद ऐसा कुछ नहीं हो सका। आप क्या समझते हैं, फिर जो वो मीटिंग हुई थी उसमें कोई टेक्निकल शख्स का होना बहुत ज्यादा जरूरी था ताकि वो इन मसाइल पर भी आर्ग्यू कर सकता? जिस तरह से डॉक्टर्स भी कह रहे थे कि हमसे मुशावरत उस तरह से नहीं की गई जिस तरह से उलमा इकराम से की गई, तो कोई टेक्निकल शख्स होता तो चीजें कुछ बेहतर होती।
देखें, जो टेक्निकल मशवरे थे वो पहले से मौजूद थे। और उसकी अमली मिसाल आपको अक्सर मुस्लिम ममालिक में, जिनमें बहुत सारे जमहूरी ममालिक भी हैं, जिनको इमरान खान आज़ाद ममालिक कहते हैं, तो उनमें आज़ाद ममालिक में मलेशिया, इंडोनेशिया, तुर्की, ये वो इस्लामी ममालिक हैं जहाँ पर जमहूरियत है, जहाँ पर बादशाहत नहीं है। वहाँ भी जो मसाजिद के अंदर जो बड़े इज्तिमात हैं, तरावी जो है उसकी ममानियत है। तो ये टेक्निकल मशवरे तो पहले से मौजूद थे, उन पर अमल नहीं किया हमारी हुकूमत में। तो ज़रूरत टेक्निकल मशवरों की कम और रीढ़ की हड्डी हड्डी की बात थी, जो कि मौजूद नहीं थी। इस वजह से हमारी हुकूमत ने ये मामला उल्मा की तरफ आउटसोर्स कर दिया। यहाँ पर क़यादत दिखाने की बात थी, जो कि हुकूमत ने नहीं दिखाई। जो कल आपको सिंध में नजर आया कि उन्होंने ये फैसला कर लिया कि कल जुमे के इज्तिमात नहीं होने दिए, और तरावी पे भी वही कानून उन्होंने नाफिज कर दिया। तो ये वफा के गले में वफाकी हुकूमत डाल रही है, कभी वो आज़ादी का बहाना बना रहे हैं। तो ये सारी बहानेबाजी है। इसमें जो अलमनाक पहलू है वो ये है कि अब डॉक्टर्स जो है वो बीमार हो रहे हैं। 250 से जायद जो है वो डॉक्टर्स आपके कोरोना से मुतासर हो चुके हैं। अभी आप शावर से खबर आई है। तो मामला जो है वो क़यादत का है, जो कि हमारी वफाकी हुकूमत नहीं दिखा रही। तो आप क्या समझते हैं फिर सोलंकी साहब, वफाक और सिंध हुकूमत खासतौर पर एक पेज पर नहीं है। अब सूबों को यह कह दिया गया है कि सूबे हालात की मुनासबत से फैसले ले सकते हैं कि लॉकडाउन में सख्ती करनी है, नरमी करनी है। तो क्या एहतियात की तमाम तर कोशिशें इसी वजह से रायगा हो रही हैं कि एक हमें आइडियल पॉइंट नजर नहीं आ रहा, एक पेज पर नजर नहीं आ रहे हमें तमाम लोग? यही एक बुनियादी वजह है। ऐसा लगता है कि हमारी जो वफाकी हुकूमत, जिसकी सरबराही जनाब इमरान खान कर रहे हैं, वो अपनी बात पे अड़े हुए हैं कि ज़मीन जुम्बद न जुम्बद गुल मोहम्मद। जब तक हज़ारों की तादाद में हमारे पाकिस्तानियों की जानें नहीं जाएंगी, लगता है कि वो एक सफ़े पर नहीं आएंगी। तो इसका मतलब है कि पाबंदियां हुकूमत के कागजों तक ही महदूद रह जाएंगी सिर्फ? हुकूमत के कागजों तक ही हैं। और आपने देखा कि जो वो 20 नुकाती जो मुआहदा हुआ था उलमा के साथ ऐवान सदर में, उसकी धज्जियां जो है वो कल रात कैसे बिखेरी गई। बहुत से शहरों के अंदर जो है वो उन बातों का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखा गया जो कि उन्होंने खुद तय किए थे। तो लेकिन सोलंकी साहब, हुकूमती जो इकदामात हैं, एक तरफ खदशात बढ़ रहे हैं तो दूसरी तरफ हुकूमती इकदामात में नरमी नजर आ रही है। एसओपीज पर अमल दरामद भी नहीं करवा पा रहे हैं। क्या वजूहात क्या हैं, क्यों नहीं अमल दरामद हो पा रहे? अमल दरामद इसलिए नहीं हो रहा कि हमारी जो हुकूमत है, ख़ासतौर पर वफाकी हुकूमत और जनाब इमरान खान, वो इस अलमनाक हकीकत को समझ नहीं पा रहे हैं। वो एक कदम आगे बढ़ते हैं और 2 कदम पीछे हटते हैं। उनको समझ नहीं आ रही कि लोग भूख से ज़्यादा मरेंगे या कोरोना से ज़्यादा मरेंगे। मुझे लगता है कि जिस तरह की फैसला साजी हो रही है, उसमें हमारे अब लोग भूख से भी मरेंगे और कोरोना से भी मरेंगे। तो मुर्तज़ा सोलंकी साहब, फिर इससे पहले लॉकडाउन किया गया, अब भी लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन लॉकडाउन पर अमल दरामद नहीं हो रहा। लेकिन साथ ही साथ ये बात की जाती है कि आने वाले 15 दिन बहुत अहम हैं। अब तो WHO भी ये बात कर रहा है कि 2 लाख तक तादाद पहुंच सकती है। इससे पहले भी वो बारहा ये बात कर चुका है कि अगर यही सूरत हाल रही तो यूरोप और अमरीका जैसा सामना पाकिस्तान को करना पड़ सकता है। तो उस वक्त अगर लॉकडाउन में सख्ती की जाएगी, पाबंदियां की जाएंगी, तो क्या वो दुरुस्त वक्त होगा लॉकडाउन में सख्ती करने का? और क्या उस वक्त हम अमल दरामद करवा सकेंगे जो अब नहीं करवा पा रहे? देखें, लॉकडाउन जो है वो कोई ऐसा ऐसी कोई मैजिक बुलेट नहीं है कि वो सारे मसाइल का हल है। लॉकडाउन सिर्फ इसलिए था कि ये जो तेजी से फैलता हुआ कोरोना है, उस रफ्तार को रोका जाए। जब तक आपके जो तिब्बी जो सहूलियात हैं उनको आप बेहतर बना लें और आप बड़े पैमाने पे टेस्टिंग करें। तो न लॉकडाउन मौसर हुआ, न बड़े पैमाने पे आपके टेस्ट हुए।
न बड़े पैमाने पे आप अपनी जो हेल्थ की सहूलियात हैं उनको बचा पाए, बल्कि अब जो सबसे बड़ा खतरा है वो ये है कि आपके हेल्थ प्रोफेशनल्स जो हैं वो बड़ी तादाद में इन्फेक्ट हो रहे हैं, और वो गिड़गड़ा के आपसे दरख्वास्त कर रहे हैं हुकूमत से कि भाई आप लॉकडाउन को मौसर करें, हम इसको नहीं संभाल पाएंगे। लेकिन हुकूमत जो है वो लगता है कि वो किसी और ही सैयारे पर, मरीख पर आबाद है। सोलंकी साहब, हुकूमत लैग कहां पर कर रही है? खान साहब के बारे में हम हमेशा बात करते हैं, उनका विजन बिल्कुल दुरुस्त है, वो सही फैसले करते हैं, लेकिन उनके साथ जो लोग हैं वो उस तरह से काम नहीं करते, तो फिर वो किस तरह से करें? आप अग्री करते हैं इससे कि अभी इस सिचुएशन में भी यही सूरत हाल है? क्या पॉलिसीज मुरतब करनी चाहिए कि सूरत हाल पर कंट्रोल किया जा सके और ये जो कंफ्यूजन चल रही है इसको खत्म किया जा सके? देखें, वो जो अंग्रेजी का जो मशहूर मकोला है ना कि द बक स्टॉप्स हेयर, जो बुनियादी जिम्मेदारी है वो टीम लीडर की है, कप्तान की है, वजीर आजम की है। ये आप उन मुशीरों पर नहीं डाल सकते। उनको मशवरे मिलते हैं, हर जगह से मिलते हैं। इस वक्त क़यादत दिखाने की बात है और वो सामने नहीं आ रही। तो जब तक इमरान खान क़यादत का मुजाहरा नहीं करेंगे और मुश्किल फैसले नहीं करेंगे, तब तक ये जो अलमिया है ये बढ़ता चला जाएगा। और फिर जब ये उस वक्त फैसला करेंगे मौसर लॉकडाउन का, जब बहुत सारे आपके हेल्थ प्रोफेशनल्स अपनी जान से जा चुके होंगे, जब आपकी अस्पतालें मरीजों को संभाल नहीं सकेंगे, उस वक्त फिर लॉकडाउन का भी कोई फायदा नहीं है। तो इस सारी सिचुएशन में फिर सोलंकी साहब, ऑपोजिशन का जो किरदार है वो आप किस तरह देख रहे हैं? ऑपोजिशन तनकीद तो करती आई है, लेकिन अभी भी जब भी ऑपोजिशन की बात करती है तो उस्मान बुज़दार साहब ने जैसे गुज़िश्ता रोज स्टेटमेंट दे दी कि जी ऑपोजिशन कोरोना नहीं बल्कि अपनी करप्शन बचाने के एजेंडे पर है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने हालांकि ये बात की कि लॉकडाउन पर जब मौसर अमल करवाने की ज़रूरत थी तब लॉकडाउन में नरमी कर दी गई और लॉकडाउन ख़त्म करने की बातें की जाने लगी। तो इस सारी सूरत हाल में ऑपोजिशन का किरदार आप प्रोडक्टिव देख रहे हैं या अभी भी वो सिर्फ सियासी तौर पर ही सारे बयान आ रहे हैं? देखें, पार्लिमानी जमहूरियत के अंदर हिज़्ब इख्तिलाफ अपना किरदार अदा करती है। पार्लिमान के अंदर, पार्लिमान को तो ताला लगा हुआ है, सेनेट को, कौमी असम्बली को, सूबाई असम्बलियों को ताला लगा हुआ है। तो बात यह है कि वो फिर हिज़्ब इख्तिलाफ अपना किरदार कैसे अदा करे? वो तो फिर बयानबाजी और टीवी टॉक शोज में ही कर सकते हैं ना। पार्लिमान के इजलास बुलाने की बात हो रही है, लेकिन अभी तक जो है वो कोई इजलास नहीं बुलाया जा रहा, बल्कि जो आईनी इदारे हैं, मिसाल के तौर पर मुश्तरका मफादात काउंसिल, जिसका हर 90 दिन के बाद इजलास बुलाना ज़रूरी है, उसको बहुत बड़ा अरसा हो गया है, कोई उसका इजलास नहीं हुआ। आप नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास तो बुलाते हैं, उसकी तो कोई आईनी हैसियत नहीं है, लेकिन मुश्तरका मफादात काउंसिल जो कि एक आईनी इदारा है, उसका इजलास नहीं बुला सकते। आप 100-150 लोगों को काबीना इजलास के नाम पर जमा कर सकते हैं, आप पार्लिमान का इजलास क्यों नहीं बुला सकते? दुनिया के किस मुल्क ने पार्लिमान को बंद कर दिया है? जो मदर ऑफ डेमोक्रेसी जिसको कहते हैं बरतानिया, वहाँ पे भी जो है वो पार्लिमान का इजलास होता है। कुछ लोग वहाँ पर इजलास के अंदर शरीक होते हैं, कुछ लोग जो है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शरीक होते हैं। यही तरीका यूरोपीय यूनियन के अंदर भी राइज है। तो अगर आप करना चाहें तो अगर आप वीडियो कॉन्फ्रेंसेस जो है वो कमांड एंड कंट्रोल ऑपरेशन सेंटर के अंदर कर सकते हैं, नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी के अंदर कर सकते हैं, तो पार्लिमान का इजलास क्यों नहीं कर सकते? ठीक, बहुत शुक्रिया। मुर्तज़ा सोलंकी साहब, तज्ज़ियाकार, सीनियर सहाफ़ी, तमाम तर सिनेरियो पर बात कर रहे थे कि हुकूमत के पास ऑप्शंस लॉकडाउन के अलावा नहीं है, लेकिन लॉकडाउन पर मौसर अमल दरामद करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तब पॉलिसीज़ इस तरह की लेकर आनी चाहिए ताकि आम आदमी को फ़ायदा हो सके, साथ ही साथ इस सूरत हाल से निपटा जा सके। अगर आगे जाकर इस सूरत हाल से निपटने के लिए सख्त फैसले करने हैं तो वो वक्त शायद देर हो चुकी होगी, अभी सख्त फैसले करने की ज़रूरत है। मुआशी तौर पर यह बात करती आई है हुकूमत के सख्त फैसले करना पड़ेंगे, अवाम की मुश्किलात में इजाफा होगा। तो अब जब हकीकी तौर पर मुश्किल फैसले करने की ज़रूरत है तो फिर मुश्किल फैसले क्यों नहीं किए जा रहे? लेकिन मुआशी तौर पर जो मुश्किल फैसले किए थे उनके समरात किस हद तक हमें मिले हैं? और इस वक्त पाकिस्तान की मैशत के हवाले से जो अच्छी खबरें आ रही हैं उसके साथ साथ कुछ ऐसी खबरें भी हैं जो परेशान कुन हैं। क्या उन पर परेशान होना चाहिए, अच्छी खबरों पर खुश होना चाहिए? इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए न्यूज़ आर।
कॉलर जी, वेलकम बैक। ब्रेक के बाद वापस आने का शुक्रिया। और एक तरफ तो पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए खबरों की, अच्छी खबरों का जो तसलसल है वो जारी है, लेकिन साथ ही साथ बुरी खबरें भी आ रही हैं। रमज़ानुल मुबारक का आगाज़ हो गया, आज पहला रोज़ा है, लेकिन उसके बावजूद कहा यह जा रहा है कि महंगाई बढ़ रही है। अशिया खुरनोश की कहीं कीमतें कम हुई हैं तो कहीं ज़्यादा भी हो गई हैं। और ओवरऑल अगर बात की जाए तो मूडीज़ की जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक पाकिस्तान का GDP खसारा 9 से 10% रहने का खदशा जाहिर किया गया, जबकि शरह नमो 0.5% रहने की तवक्को है। मुआशी खपत में कमी आएगी, माली ज़रूरियात में इजाफा हो जाएगा, जबकि एक हफ्ते में महंगाई में 0.62% इजाफा हुआ है। और गुज़िश्ता हफ्ते के दौरान सालाना बुनियादों पर बात की जाए तो 17,732 रुपये माहाना तक आमदनी रखने वाले तबकात के लिए महंगाई की शरह में 8.58% इजाफा हुआ है। और इसी के साथ ही अगर रमज़ानुल मुबारक की बात की जाए तो मसनूई महंगाई का भी बाजार गर्म हो गया। और ये मसनूई तौर पर जो महंगाई हो जाती है इसका क्या हल हो सकता है? और इस वक्त पूरी दुनिया कोरोना से लड़ रही है और मुआशी तौर पर यह कहा जा रहा है कि पूरी पाकिस्तान की जो मईशत है वो उस तरह से नुकसान में जा रही है। लेकिन जिस तरह से ऑयल प्राइसेस क्रैश कर गई हैं उसके बाद पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा मौका है कि पाकिस्तान कुछ ऐसे मेजर्स ले कि इससे बेनिफिट हासिल कर सके, क्योंकि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम होंगी, साथ ही साथ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी तो डेफिनेटली महंगाई भी कम होगी और एक आम आदमी तक भी रिलीफ पहुंचेगा। लेकिन इसके बावजूद भी कहीं ना कहीं सिचुएशन हमें खराब नजर आ रही है, तो इस पर हम बात करेंगे। मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं अशफाक तौला साहब, हमारे मुआशियात हैं। अशफाक साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अशफाक साहब, इतनी सारी अच्छी खबरें आई, मैं खुद अपने प्रोग्राम में पिछले हफ्ते भी, कल भी मैंने इस पर बात की कि ऑयल प्राइसेस क्रैश कर गई, लास्ट वीक भी मैंने इसी पर बात की कि मुआशी तौर पर कहीं ना कहीं चीजें बेहतर हो रही हैं, जिस तरह से हमें इमदाद मिल रही है, IMF ने भी फंड्स का ऐलान कर दिया। लेकिन अब साथ ही साथ एक तरफ तो इमरान खान साहब ने कह दिया जी हमें किसी मुल्क से कोई इमदाद नहीं मिली, और दूसरी तरफ महंगाई के हवाले से भी ये खबरें आ रही है कि महंगाई जो है बढ़ रही है, खासतौर पर जो माहाना तौर पर कमाने वाला तबका है, बहुत कम जिनकी आमदनी, उनके लिए तो महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो अच्छी खबरों पर खुश हुआ जाए या ये जो सिचुएशन है इस पर थोड़ा सा दुख किया जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अच्छी खबरों पे खुश होना चाहिए हमें, और बुरी खबरों के लिए दुआ करनी चाहिए कि ना है। आइडियल तो ये है, मगर एक मुझे समझ नहीं पड़ रही होती है कि अच्छी खबरें रिलीज करने में हम इतनी पहल क्यों कर देते हैं। हमें ये कहा गया, बड़े आलामी वजीर साहब आए कि $12 बिलियन हमारे कर्जे रीशेड्यूल हो जाएंगे। मेरा ख्याल है उन वजीर साहब को शायद पता ही नहीं था कि आपके G20 के कर्जे कितने हैं, उसका प्रोसीजर क्या है। और ये मैं आपको बड़े वसूख के साथ कह सकता हूँ, जो 110 बिलियन डॉलर की आपकी जो लाइबिलिटीज हैं, उसमें से जो आपकी गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट की जो लाइबिलिटीज हैं उसमें इतना बड़ा डेट का पोर्शन नहीं है। और एक्चुअली अगर ये देखेंगे ना तो G20 के अंदर मोस्टली पेरिस क्लब के वो लोग शामिल हैं जिनका एक कर्जा पाकिस्तान के साथ चल रहा है। इसके अलावा चाइना भी है। तो चाइना का और हमारा अलग रिलेशनशिप है, हम उनसे कोई भी कंसेशन ले सकते हैं। और G20 के जो दूसरे मुल्क हैं जिसमें सऊदीया भी है, और इस किस्म के जो लोगों को हमें कन्विंस करना, उसमें अर्जेंटाइन भी है, तो अर्जेंटाइन से जो खुद मरा हुआ है आप इससे क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि वो दूसरों की क्या हेल्प करेगा। और उन्होंने भी ये कहा था कि सिर्फ हम अपने जो सूद जो होगा दिसंबर तक का उसको हम डिफर कर देंगे। अब असल में यहाँ मसला ये है कि थोड़ा सा जांच करके तहकीक करके अगर आप बयान दें तो मुझे लगता है कि ज़्यादा बेहतर होता है। मगर यहाँ पर तो मेरा ख्याल है दौड़ लगी होती है कि आके मैं पहले बयान दूं और शायद PM साहब को खुश कर लूं, उनकी बुक्स में मेरे अच्छे नंबर हो जाएं और उन नंबरों का मैं फ़ायदा उठा लूं, जैसे कोई मैट्रिक का इम्तिहान हो रहा है। तो मेरा ख्याल है ये थोड़ी सी बेअक्ली का भी मुजाहरा करते हैं लोग हमारे। और मेरा ख्याल है एक गवर्नमेंट के एक प्रोसीजर होना चाहिए, और यहाँ हर जगह DSNG बुला के इंटरव्यू देना मेरा ख्याल है मुनासिब नहीं होगा। गवर्नमेंट को खुद को कंट्रोल करना चाहिए। तो अशफाक साहब, फिर एक आम आदमी जब इस तरह की खबरें आती हैं तो आम आदमी बहुत उम्मीद लगाकर बैठ जाता है कि शायद अब उसे रिलीफ मिलेगा, लेकिन आम आदमी को बैलेंस ऑफ पेमेंट का नहीं पता, ट्रेड डेफिसिट का नहीं पता, उसे नहीं पता कि मालियाती खसारा क्या है, इंपोर्ट बिल्स क्या हैं, एनर्जी बिल्स क्या हैं। पेट्रोल की कीमतें जब क्रैश की तो कहा गया जी इंपोर्ट बिल कम हो जाएंगे, एनर्जी बिल्स में कहीं ना कहीं कमी आ जाएगी। लेकिन एक आम आदमी जो कंसर्न रखता है वो तो अपनी ज़रूरियात के साथ कंसर्न है ना। तो क्या मेजर्स लेने चाहिए हुकूमत को कि ये जो रमज़ानुल मुबारक एटलीस्ट महीने में तो एक आम आदमी को रिलीफ मिल सके ना, महंगाई कम हो? देखिए, रिलीफ आपने ले ली, आपने कहा एहसास प्रोग्राम में हम 128 अरब रुपए दे देंगे, ठीक है ना जी।
तो दिस इज, और ये आप बिल्कुल कह भी रहे हैं कि पाकिस्तान की तारीख का बहुत बड़ा प्रोग्राम है और इसमें कोई शक भी नहीं है कि बड़ा प्रोग्राम। रिलीफ आपने दे दी और लॉकडाउन भी खोल दिया, मुझे दोनों चीजें समझ नहीं है। हमने एक स्टडी की थी इसके ऊपर कि अगर फर्ज करें लॉकडाउन कर दें कंप्लीटली पूरे पाकिस्तान को, कर्फ्यू लाइक सिचुएशन में जहां पर ग्रोसरी और ये चीजें सिर्फ आपको अवेलेबल हों, तो व्हाट इज द कॉस्ट? तो हमारे हिसाब से 678 अरब रुपए की कॉस्ट आपकी आती है। और इसमें 5 कैटेगरीज हैं आपका। अगर हाउस होल्ड इकोनॉमिक हाउस होल्ड इंटीग्रेटेड सर्वे अगर आप देखेंगे 2016 का, उसमें उन्होंने 5 कैटेगरीज दी और उन 5 कैटेगरीज के वेरियस एक्सपेंडिचर लेवल दिए और इनकम लेवल भी दिए। तो इनकम जाहिर बात है, अगर हम लॉकडाउन में होंगे तो लॉकडाउन में तो इनकम नहीं होगी, और एक्सपेंडिचर जो होंगे ना उसको हमने लॉकडाउन के हिसाब से एडजस्ट किया। ये हम सर्वे जब हम कर रहे थे तो हमने पूरी एक इसकी एनालिसिस की और इसके 5 इनकम ग्रुप्स के हमने कहा कि 2 इनकम ग्रुप्स के 12-12 हज़ार रुपये बनते हैं जो लोअर लेवल की इनकम थी, और अपर मीडियम जो थी उसमें हमने निकाल के दिया कि जी ये जो 62 हज़ार रुपये की जो इनकम थी उसको हमने कहा कि नेट एक्सपेंडिचर इनको आप 30 हज़ार, 52 हज़ार रुपये बनते थे, हमने कहा 30 हज़ार रुपये आप दे दें। और हमने इसका पूरा फार्मूला बना के दिया था कि जो 2 कैटेगरीज हैं इसमें 128 अरब रुपये पड़ते हैं, और वो BISP के थ्रू आप जब कह रहे हैं आप कर देंगे तो आप दे दीजिए, और बाकी 3 का आप इंटरेस्ट फ्री लोन दे दें इनके एम्प्लॉयज को या जिनके बिजनेसेस हैं उनको, कि जी के ठीक है आप 2 साल बाद हमें इंटरेस्ट फ्री में रिपेमेंट कर दें। और उनके अगेंस्ट देखें, इस मईशत के इस हालत में ना आपके पास, और दुनिया यही करेगी जो सदर ट्रंप साहब ने भी जो कहा ना $2 ट्रिलियन का मैं जो पैकेज दे रहा हूँ, वो अपनी नोट प्रिंटिंग करेंगे। अगर आप देखेंगे अमेरिका की जो करेंसी इन सर्कुलेशन वर्ल्ड वाइड थी 2008 में तो 20 ट्रिलियन थी और आज 83 ट्रिलियन थे। तो ये नोट छाप छाप के इसी तरीके से अमेरिका भी कंट्रोल करेगा, आपको भी करना पड़ेगा। इस नोट के छापने से ना आपकी एग्रीगेट डिमांड में इजाफा होगा ना परचेजिंग पावर में होगा, तो इन्फ्लेशन का भी सवाल ही पैदा नहीं होता है, अगर होगा तो भी बहुत नॉमिनल सा होगा। इससे भी कम होगा जो आप मुझे बता रहे हैं 0.69% जो एक हफ्ते में है। तो मैं ये समझता हूँ गवर्नमेंट को थोड़ा सोच समझ के फैसले करने चाहिए। अब देखिए आपने लॉकडाउन खोला, मुझे ईमानदारी से बता दें एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज जो 20 या 40 इन्होंने खोली हैं और जो पंजाब में भी खोली होंगी, उसमें कितने एम्प्लॉयज अकोमोडेट हो गए होंगे? अगर आप, मैं 10,000 के हिसाब से भी मैं कहूँ तो 4 लाख एक तरफ, 4 लाख एक, ठीक है ना जी। अगर ये 10,000 भी बहुत ज्यादा नंबर मैं बता रहा हूँ, अब मेरे हिसाब से एवरेज 5 लाख एम्प्लॉयज का काम शुरू हुआ होगा। ये छाबड़ी वाले, आप मुझे एक बात बताएं कि आप अपने घर में इस सीजन में किसी AC ठीक करने वाले को, प्लम्बर को बुलाएंगे जहां से आपको रिस्क होगा कि जी आप खुद एडवर्टाइज भी करेंगे कोरोना को घर में बुलाया जाता है, कोरोना खुद घर में नहीं आता। बिल्कुल। ठीक है। दूसरा ये है कि आपने ये अभी भी जहाँ आप देख रहे हैं सड़कें वीरान है, किसी को कोई काम नहीं था। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री पे आपने बड़ा जबरदस्त पैकेज भी दिया और आपने कहा कि जी बस ये कल वी विल वोक अप ऑन द राइट साइड ऑफ द बेड और इंशाल्लाह कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी फुल स्विंग में आ जाएगी। आप जरा एक काम कर लें इंडिपेंडेंटली, आपके पास तो एक पूरा इदारा है और आपके पास आपके नुमाइंदे हैं, उनसे कहेंगे कि स्पेशल रिपोर्ट बनाए इस पे अगले आप उसमें, और इसमें मुझे आप ले लीजिएगा, फिर हम उसमें बहुत डिटेल में बहस करेंगे कि कितनी साइट्स खुल चुकी हैं, कितनी साइट्स पे लेबर आ चुकी है, और वो प्रोटोकॉल जो आपने लगाए हैं उस पे कितने लोग काम कर सकते हैं और काम कर रहे हैं। तो आपको मिलेगा आंसर 0/0, ये बहुत कम शायद मिलेगा। तो ये, और अभी खरीफ का सीजन आपको पता है हार्वेस्टिंग हो रही है, तो ये भी आपका एक बेनिफिट होगा कि वो एम्प्लॉयमेंट वहां पर बिजी है। अगर आप 1-2 महीने थोड़ा सब्र कर लेते और अगर आप थोड़ा सा तहम्मुल का मुजाहरा करते, तो मैं नहीं समझता कि ये इतनी हेस्ट में आपको करना पड़ता। और फिर अब ये पंजाब ने भी लॉकडाउन अनाउंस कर दिया और सिंध में भी कर दिया। अच्छा, अब लॉकडाउन पे जो सबसे बड़ा मसला आपको आ रहा है ना, एक तो आपका है, एक पोश एरिया है अपर मिडिल इनकम वाले जो हैं उनको तो इतना मसला नहीं है, वो अपने तौर पे काफी इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। जो आपकी कच्ची बस्तियां वगैरह हैं, अगर आप अनलेस आप लॉकडाउन में कर्फ्यू लाइक सिचुएशन या जो आप ये स्मार्ट लॉकडाउन की जो बातें की हैं इन्होंने, वो उन इलाकों में कर दें, वेट ना करें, अल्लाह ना करे कि कोरोना फैले, आप कर दें तो आपकी बचत है, वरना नहीं। अब रहा सवाल महंगाई का और तेल की पेमेंट होगा। देखिए, ऑयल आपकी एक बहुत बड़ी जरूरत है और ये कोरोना की वजह से काफी डिमांड कम हुई है। ठीक। आपकी ऑयल की जो कंजम्पशन है ना 1300 मेट्रिक टन पर मंथ है, मैं फर्नेस ऑयल को निकाल के बात कर रहा हूँ, ठीक है जी।
और 1300 मैट्रिक टन का मतलब ये हुआ कि आप अगर इसमें देखें तो आपका ऑयल बिल आना चाहिए मैक्सिमम, अगर 30 या $35 पे भी पहुंच जाती है अरब लाइट जिससे आप लेंगे, आप ये WTI के जो कम होने के या गिरने के या नेगेटिव में जाने के शादियाने ना बजाएं, बिकॉज कि उससे आपका कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ, साइकोलॉजिकली उसकी वजह से अरब लाइट और ओपेक की बास्केट और ठीक ठीक। ब्रेंड पे भी आया, ठीक है। मगर आपके यहाँ पर आपकी जो कंपनीज है उसको आपने $25 की गारंटी की हुई है, तो उसको भी ऑफसेट करना पड़ेगा। अगर आपकी 20% डिमांड कम होती है तो आपकी 1064 मैट्रिक टन की डिमांड रहेगी, और इसके हिसाब से अगर ये आप $35 पे लेके जाएंगे तो $200 मिलियन पर मंथ आपका बिल आना चाहिए ठीक पेट्रोलियम का। ठीक। और आपके पास इस वक्त सऊदी अरेबिया से एक आपकी फैसिलिटी, डेफर्ड ऑयल फैसिलिटी पड़ी हुई है $2.6 बिलियन की। आप अभी अगर स्मार्ट डील करनी है तो अभी आप कर लें, उनसे कहें कि जी आप डेफर्ड डिलीवरी के बेस पे आप हमारे फॉरवर्ड बुक कर लें। हम्म। और आपके इतने अच्छे ताल्लुकात हैं सऊदी अरेबिया की गवर्नमेंट से, मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ मना नहीं करेंगे। तो ये चीजें हैं जो आपको प्रैक्टिकली करनी है। दूसरी तरफ आप ये जब सोच रहे हैं और जब हम इस बात पे एक शुक्र अदा कर रहे हैं कि जी पेट्रोलियम की प्राइस कम हुई है और हमारी जो है ना डिमांड कम होगी, तो आपको ये भी सोचना चाहिए आपकी एक्सपोर्ट भी कम होगी और आपके जो बायर्स हैं ना उनकी भी परचेजिंग पावर गिरेंगे। दूसरी तरफ आपके जो एम्प्लॉयज जो बाहर काम कर रहे हैं और वो जो रेमिटेंस दे रहे हैं उसमें भी काफी हद तक कमी आएगी। ठीक। तो वर्ल्ड चेंजिंग, इट इज नॉट लाइक कि जी हम बेनिफिट को कड़वा कड़वा थू थू और मीठा मीठा गप गप कर देंगे। वर्ल्ड इज चेंजिंग एंड चेंजिंग टू द एक्सटेंट के अभी तक किसी को पता ही नहीं है। जब हमने ये कहा था कि आपकी GDP नेगेटिव ग्रोथ होगी तो उस वक्त शायद 8 अप्रैल को लोग मुझ पर हंस रहे थे कि जी ये मेरा ख्याल है अशफाक शायद साहब, फिर ये पूरी 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 दुनिया इस हवाले से तब्दील हो रही है और एक बात कही जा रही है कि जब कोरोना खत्म हो जाएगा तो वी विल सी अ न्यू वर्ल्ड, बिल्कुल सिनेरियो डिफरेंट होगा। पाकिस्तान की इकोनॉमी का क्या आज सिनेरियो होगा, क्या खदशात होंगे, क्या इम्कानात होंगे? आज मुझे स्काइप पे लिया, ये भी एक मेरा ख्याल है आपके लिए इनोवेशन है और मेरे लिए भी है, ठीक है ना। तो पहले आप मुझसे बात करते थे तो कहते यार स्टूडियो आ जाओ, DSNG भेज देता हूँ या फोन पे बात कर लेते। तो देयर वर्ल्ड इज चेंजिंग। पाकिस्तान की इकोनॉमी का हाल अल्लाह करे बहुत बेहतर हो, मगर जो हालात दुनिया के हैं मेरे हिसाब से इतना अच्छा नहीं होगा। मगर आपको ये देखना पड़ेगा, आपकी 22 करोड़ की नेशन है, आपकी अपनी लोकल डिमांड काफी होगी। मगर ये जो IMF का आपका एग्रीमेंट है ना, ये सबसे बड़ी बॉटलनेक बनेगा आपकी इकोनॉमी की कंडीशन में। ये आप मुझसे लिख लें। आप नोटें प्रिंट नहीं कर सकते, गवर्नमेंट स्टेट बैंक से बोरो नहीं कर सकती, आप फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में इंटरवीन नहीं कर सकता स्टेट बैंक। दूसरा आपका ठीक। ये जो एक है आपकी प्राइमरी डेफिसिट का जो कॉन्सेप्ट है, ये सारी वो चीजें हैं जो आपको मेरा ख्याल है इकोनॉमी के आपके जो पाथवे होगा या जो वे फॉरवर्ड सिचुएशन होगी वो मेरा ख्याल है आपके लिए इतनी अच्छी मुझे नजर नहीं आ रही इन प्रेजेंस ऑफ IMF एग्रीमेंट। ठीक। तो आपको सबसे पहले तो IMF एग्रीमेंट को काफी हद तक देखना पड़ेगा। और आप ये भी ना भूलें FATF सर पे खड़ा होगा आपका अगस्त में, क्योंकि अभी जून का तो समझ लें आपको ये बुखार 2 महीने के लिए टल गया है। बट लेट्स होप सो कि वहां पर भी आपको देखना पड़े और सारी चीजें इसको सोच के करनी पड़ेंगी। ठीक है। मगर अब आपको इंडस्ट्री के लिए पैकेज देने पड़ेंगे, जैसे आपने कंस्ट्रक्शन के लिए दिया ना, तो अदर इंडस्ट्रीज आर नो डिफरेंट, दे आर नॉट सन्स ऑफ लेसर गॉड। तो उनको भी आप वही पैकेज दें। जो इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जो पार्टनरशिप इन्वेस्टमेंट कर रही ऑलराइट हैं या जो ऑलराइट। कंपनीज इन्वेस्ट कर रही हैं, उनको आप टैक्स कंसेशन दें और उनको भी नो क्वेश्चन आपकी पॉलिसी पे आप कारबंद हो जाएंगे। और बहुत शुक्रिया अशफाक तौला साहब, हमारे माशियात हैं और पाकिस्तान की मईशत के हवाले से खुश होने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। और अगर आप ये बात कर रहे हैं कि हमारे इंपोर्ट बिल्स कम हो जाएंगे, हमारे एनर्जी बिल्स कम हो जाएंगे, तो साथ साथ हमारी एक्सपोर्ट भी कम हुई है, परचेजिंग पावर भी कम होगी। और जो पाकिस्तानी मईशत पर तबसरा किया जा रहा है अमूमी तौर पर, वो ये कहा जा रहा है कि मुआशी इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान 1200 अरब रुपये का रिलीफ पैकेज दे रहा है, लेकिन मुआशी पैकेज के बाद मालियाती खसारा 9 से 10% रहने का इम्कान और आने वाले सालों में पाकिस्तानी मईशत में बदतरीज बेहतरी देखी जाएगी। लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान को कुछ ऐसे मेजर्स लेने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी कहीं ना कहीं बेहतर तरीके से चल सके और एक आम आदमी को एटलीस्ट रिलीफ मिल सके। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। और दुनिया कोरोना की लपेट में है, लेकिन भारत के मकरू अज़ाइम जारी हैं, इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए न्यूज़ आवर।
ऑलराइट जी, वेलकम बैक। ब्रेक के बाद वापस आने का शुक्रिया। पूरी दुनिया कोरोना से लड़ रही है, लेकिन कश्मीरी आज भी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। भारत है कि अपने मकरू अज़ाइम से बाज नहीं आ रहा। भारत में कोरोना की वबा भी फैल रही है, लेकिन साथ ही साथ भारत कश्मीर में कोरोना की आड़ में कश्मीरियों का कत्लेआम कर रहा है। आज़ादी की तहरीक के लिए हमेशा से कश्मीरी आवाज़ बुलंद करते नजर आ रहे हैं, लेकिन उसी के साथ साथ एक चीज़ और कि सूरत हाल बहुत ख़राब होती जा रही है। जो भारतीय फौजी हैं वो क्रैकडाउन कर रहे हैं, घरों से कश्मीरियों को हिरासत में लिया जाता है और ये कहकर उनका कत्ल कर दिया जाता है कि वो मुजाहिदीन थे, उनको शहीद कर दिया जाता है। 120 से ज़ायद नौजवानों को गिरफ्तार किया जा चुका है। और डीजी ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने गुज़िश्ता रोज़ प्रेस ब्रीफिंग भी दी और उसके दौरान भी उन्होंने भारत के हवाले से बात की कि भारत RSS के एजेंडे पर कारबंद है। भारत न सिर्फ कश्मीरियों पर जुल्म ढा रहा है, कश्मीर में कत्लेआम कर रहा है, बल्कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज फायर मुआहिदे की खिलाफ वर्जी भी कर रहा है। इससे पहले हम हमेशा ये बात करते थे कि भारत को किस तरह से बाज रखा जा सकता है, आलमी बिरादरी कितनी मुतहर्रिक है, आलमी बिरादरी का कितना किरदार है इस सारे मामले में, आलमी बिरादरी की खामोशी कितना बड़ा अलमिया है। लेकिन अब आलमी बिरादरी के साथ दुनिया, पाकिस्तान, पूरी दुनिया, तमाम ममालिक कोरोना से लड़ रहे हैं और ऐसे में भारत फायदा उठा रहा है। तो भारत को किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है और यही सूरत हाल रही तो भारत किस हद तक नीचे गिर सकता है और भारत को क्या कंट्रोल करना फिर मुश्किल हो जाएगा। इस पर हम बात करेंगे। जनरल रिटायर्ड नईम लोधी दिफाई तज्जियाकार मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। जनरल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जनरल साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे यही क्वेश्चन ही करना चाहूंगा कि पूरी दुनिया इस वक्त कोरोना से लड़ रही है, लेकिन भारत कोरोना की आड़ में कश्मीरियों का कत्लेआम कर रहा है। न सिर्फ कश्मीर में जुल्म ढा रहा है, बल्कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज फायर मुआहिदे की भी बारहा खिलाफ वर्जी कर चुका है। और अगर सूरत हाल यही रही तो क्या भारत को कंट्रोल करना फिर मुश्किल होता जा रहा है? देखिए, पहली बात तो ये समझने की है कि जब दुनिया कोरोना से नहीं भी लड़ रही थी उस वक्त भारत क्या कर रहा था। ये तो भारत का ये रवैया कोई नया नहीं है और अब मेरा ख्याल है अब तो उसने एक बहाना उसको मिल गया है कि दुनिया की चूंकि तवज्जो बिल्कुल इस तरफ नहीं मबजूल हो सकती। सब ममालिक जो है अपने अपने मसाइल में घिरे हुए हैं कोरोना की वजह से और सख्त मुश्किल में है पूरी दुनिया। तो उन्होंने शायद गनीमत जाना इस वक्त को कि इससे वो फ़ायदा उठा लें। अब यह है कि दुनिया को तो पहले जितना हमने झंझोड़ना था झंझोड़ लिया और आपने देख लिया कि दुनिया का ज़मीर अपनी मर्जी से जागता है, अपने मकासद के लिए जागता है और किसी की हेल्प करने के लिए, किसी के जुल्म को रोकने के लिए, किसी मजलूम की मदद करने के लिए दुनिया के ज़मीर की कोई अहमियत नहीं है और वो कभी नहीं जागता। हाँ, ये ज़रूर है कि जो हमें कामयाबी हासिल हुई है कि जो दुनिया की सिविल सोसाइटी है, जो दुनिया का मीडिया है और कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनको हमने सेंसिटाइज किया है। उससे ज़्यादा हम उस जगह पर और कुछ नहीं कर सकते, उस महाज पे हम कुछ नहीं कर सकते। इस पर हम वाविला मचाते रहें और इंतज़ार करते रहें। ये सारी चीज़ें जो मैंने गिनवाई हैं, ये अगर आप करना चाहें तो ये एक लाभुतनाई सिलसिला आप करते रहिए। आप बातें करते रहें, आप शोर मचाते रहें और आप इंतज़ार करते रहें। बात यह है कि कश्मीरी पाकिस्तान की जंग लड़ रहे हैं। कश्मीरियों पर जुल्म और सितम जो इस वक्त रवा रखा है भारत ने पाकिस्तान की वजह से है, क्योंकि पाकिस्तान ने उनको एक उनके साथ वादा किया है कि उनको हम हक खुद इरादी दिलवा के रहेंगे। तो अब कोई भी जब वो जुल्म हद से बढ़ जाए तो फिर उसका क्या जवाब होता है? क्या वो जो मुझे बताने की जरूरत है या आपको बताने की जरूरत है या किसी जी शऊर के समझ में नहीं आता? जो कुछ करना है मेरे भाई, कश्मीरियों ने करना है, पाकिस्तान ने करना है और कोई आपकी मदद को नहीं आएगा और किसी किस्म की इमदाद का इंतजार करना बिल्कुल अबस है। तो वो अब आप फैसला कर लीजिए, हुकूमत फैसला कर ले, लीडरशिप फैसला कर ले कि वो क्या करना चाहते हैं। अगर आप अगला सवाल ये पूछेंगे कि हमें क्या करना चाहिए, तो वो तो मैं टीवी पर तो उस पर ज्यादा तफसीलात नहीं बता सकूंगा। हाँ, अगर ये हाल है हम क्या कर सकते हैं, तो बस उसके लिए फिर मेरे पास कोई जवाब नहीं है, क्योंकि जो कुछ कर सकते हैं वो मुझे मालूम है कि हम कर सकते हैं, हमें वो सकत है। और आज भी कुदरत भी देख रही होगी हमारी तरफ, कश्मीरी भी देख रहे हैं हमारी तरफ कि हम क्या करते हैं। लेकिन जनरल साहब, अब तिबले जंग तो नहीं बजाया जा सकता। लाइन ऑफ कंट्रोल पर बारहा सीज फायर मुआहिदे की खिलाफ वर्जी करे। 26 फरवरी से अब तक की अगर बात की जाए तो 456 बार कंट्रोल लाइन पर सीज फायर मुआहिदे की खिलाफ वर्जी की गई है। डीजी ISPR ने भी ये फिगर्स बताए। तो क्या तिबले जंग बजा दिया जाए, फिर क्या सूरत हाल है क्या? देखिए, जो तिबले जंग बजाने के अभी वो मौसीकी बदल गई है जंगों की। जंगें उस तरीके से नहीं होती। वैसे भी आपको पता है ये दो न्यूक्लियर ममालिक है, वो तिबले जंग उस तरीके से नहीं बजाया जा सकता जिसका आप शायद इजहार कर रहे हैं। लेकिन वो जो उन्होंने 450 दफ़ा तो इसके कोरोना के बाद ही खिलाफ वर्जी कर दी है और 850 दफ़ा पहले की है और वहां पर जो लोगों को शहीद कर रहे हैं, ये तिबले जंग से कोई कम चीज़ है?
तो जब कोई एक साइड तबले जंग बजा दे तो फिर आप ये कहेंगे कि हम नहीं बजा सकते? क्या ये साज बजाने वाला एकतरफा साज है जो बजता है? ये ऐसा ढोल है जो सिर्फ हिंदुस्तान बजा सकता है और हम नहीं बजा सकते? या तो आप ये कहें ना, मेरे सामने यहाँ टीवी पे बैठ के आप मौजूद हैं एज एन एंकर, कि वहां पर कोई ऐसी कार्रवाई नहीं हुई जिसको आप जंगी कार्रवाई कह सकें। लोगों को शहीद किया जा रहा है, ये कोई जंगी कार्रवाई नहीं है। लोगों के खानदान उजाड़ दिए जाएं, ये कोई जंगी कार्रवाई नहीं है। आपके आपके जो लाइन ऑफ कंट्रोल है उसका पास ना रखा जाए, ये कोई जंगी कार्रवाई नहीं है। और मुझे आप कह रहे हैं कि क्या हम तबले जंग बजा दें, तो मैं क्या जवाब दूं इसका? तो जनरल साहब, अब तक जो पाकिस्तान ने तमाम तर किया, आलमी सतह पर जाकर आवाज़ बुलंद की, अक़वाम मुत्तहिदा में जाकर, और आज तक इतनी सारी रेजोल्यूशन वहां पर पेश की गई, उन पर अमल दरामद नहीं हो सका, तो इसका मतलब है वो सब कुछ वेस्ट हो गया जो अब तक पाकिस्तान कोशिशें करता रहा? बिल्कुल वेस्ट नहीं हुआ, बिल्कुल वेस्ट नहीं हुआ। आपको कोई भी काम करना हो उसके लिए पहले राह हमवार करनी पड़ती है, वो राह हमवार हो चुकी है। दुनिया को मालूम है, पता चल गया है कि ये मसला है क्या, और दुनिया ये जान चुकी है कि जुल्म किस तरफ से हो रहा है। बस ये इसका यही काम होता है आपकी डिप्लोमेसी का, कि आप दुनिया को हालात से आगाह करते हैं, आप उनकी मदद हासिल करने की कोशिश करते हैं। आपको पता है ह्यूमन राइट्स की मुख्तलिफ नुमाइंदा तंजीमों ने बात कर दी है, आपको पता है सिविल सोसाइटी ने बात कर दी है। अब अगर आप ये इंतजार कर रहे हैं कि हिंदुस्तान का कोई हाथ आके पकड़ेगा और उसको रोकेगा, अगर रोकने की हिम्मत है तो आपने रोकना है, कश्मीरियों ने रोकना है, कोई और आके हिंदुस्तान का हाथ नहीं रोक सकता। जो आपने काम किया बहुत अच्छा किया, उसकी जरूरत थी और जरूरत रहेगी, वो एक काम है। जब एक जगह आप सिर्फ सियासी अपनी डिप्लोमेटिक कार्रवाइयां कर रहे हो, दूसरी तरफ प्रैक्टिकल जंगी कार्रवाइयां हो रही, तो फिर आपको क्या जवाब देना चाहिए? मुझसे क्यों पूछते हैं आप? तो जनरल साहब, फिर दुनिया के सामने आप जिस तरह बात कर रहे हैं कि राह हमवार हमने कर दी, डिप्लोमेटिक सतह पर भी हमने तमाम तर जो चीज़ें करनी थी वो की, इस इशू को अच्छे तरीके से, मुदल्लल तरीके से वहां पर जाकर बयान किया, लेकिन दुनिया ने उस तरह से रिस्पांस दिया नहीं। नॉर्मली तो इंसानी हुकूक की जो लंबरदार तंजीमें हैं वो जानवरों के हुकूक पर भी इतना बोलती हैं आवाज़ें बुलंद के साथ, तो इस पर क्यों नहीं बात करती उस तरह से? देखिए, दुनिया तो इतना ही रिस्पॉन्स देती है जितना उन्होंने दिया है। वो ये जो आप बातचीत कर रहे हैं जानवरों के हकूक और ये तो बिल्कुल अलग बात है, अलग बहस है। आप इस किस्म के सियासी मसाइल की बात करें कि जैसे फ़लस्तीन है, और ये जंगें हुई हैं, जो यमन की जंग जारी है, इराक के साथ जो कुछ हो रहा है, अफगानिस्तान के साथ जो कुछ हो रहा है, कहीं दुनिया ने इंटरवीन किया है? अगर किया है तो मुझे बताइए। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी जोर चला है उसने चीज़ों को अपने मुताबिक किया है। तो किस दुनिया की बात कर रहे हैं, और किस किस्म की आप उनकी इंटरफेरेंस का इंतजार कर रहे हैं? कुछ नहीं होने वाला। जो 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 होना था वो हो गया, वो उनको पता चल गया, आपने बता दिया। और उसके बाद आपने जो रवैया अख्तियार किया हुआ वो बिल्कुल दिफाई है। आपको थोड़ा अग्रेसिव होना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा दुनिया को कि ये दो एटमी ममालिक हैं, और एक तरफ की इतनी ज्यादा जुल्म सितम नाकाबिले बर्दाश्त है। आप उनको इस बात का इंदिया देंगे, फिर देखें दुनिया थोड़ी बहुत मुतहर्रिक होगी, क्योंकि उनके जब दुनिया ये महसूस करेगी कि इनका आपस का टकराव बाकी दुनिया के लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है, तब दुनिया मुतवज्जो होगी। अगर उनको ये लगे कि एक मुल्क दूसरे मुल्क की खराबी में है और हमारे हथियार बिकने हैं, तो दुनिया तो बगलें बजाएगी। उनको उनको परेशान होने की क्या जरूरत है? खासकर जब उनको ये नजर आ रहा हो कि एक मुल्क चढ़ाई करता चला जा रहा है और दूसरा मुल्क सिर्फ अपना दफाई उसने बयानिया बनाया हुआ है, तब भी दुनिया को पता है। इसका मतलब ये कि दूसरा मुल्क किसी किस्म की कार्रवाई करने का वो नहीं करना चाहता, तो बिल्कुल आराम से बैठेंगे। जरा आप थोड़ा सा मूव करें ना, एक कदम उठाएं, देखें दुनिया कैसे भागी भागी आती है। दुनिया को मुतवज्जो करने के और भी तरीके हैं भाई, सिर्फ डिप्लोमेसी नहीं है। ठीक है, मतलब आपके कहने का मतलब है एग्रेसिव स्टांस अभी लेने की जरूरत है। पाकिस्तान ने अभी तक उस तरह से एग्रेसिव स्टांस नहीं लिया। अगर पाकिस्तान एग्रेसिव स्टांस लेगा तो फिर भारत को भी पता लग जाएगा कि पाकिस्तान जवाब पहले भी देता है और अब इससे भी ज्यादा बेहतर तरीके से जवाब दे सकता है, और दुनिया भी फिर बेहतर किरदार अदा करेगी और मुतहर्रिक हो जाएगी। जी, ये कश्मीरियों के लिए भी जरूरी है कि हम अग्रेसिव स्टांस अपनाएं। ये पाकिस्तान की अपनी बका के लिए भी जरूरी है, क्योंकि हिंदुस्तान एक खास प्लान के तहत आगे बढ़ता चला रहा है, और ये अल्लाह ताला का हुक्म भी है। तो जनरल साहब, क्या हमारे जो अंदरूनी तौर पर मामला है उनकी वजह से हम उधर से थोड़ा सा हम हट जाते हैं उस पॉइंट से? हम एग्रेसिव स्टांस क्यों नहीं लेता पाकिस्तान? इसका तो जवाब मैं नहीं दे सकता, और एन मुमकिन है कुछ ऐसा चल रहा हो जिसका आपको और हमें मालूम ना हो, इसलिए उस सिलसिले में मैं कुछ नहीं कह सकता। अंदरूनी हालात तो क्या हिंदुस्तान के हमसे अच्छे हैं? अगर आप ये कहें कि हम अपने अंदरूनी हालात की वजह से ये काम नहीं कर रहे, तो फिर आप या ये कहें ना कि वहाँ बड़ी यकजहती है, वहाँ के हालात बहुत अच्छे हैं, और वहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं है। ये सिर्फ सोच विचार की बात होती है।
इसमें दिमाग के साथ जरा दिल और गुर्दे भी इस्तेमाल करने पड़ते हैं। अल्लाह करे कि हमारी लीडरशिप जरा थोड़ा सा दिमाग के अलावा भी और चीज़ों से काम ले। तो ट्रंप की सालिसी को जनरल साहब आप किस तरह देखिए? अब ट्रंप ने सालिसी का कहा था, इमरान खान साहब ने भी बात की थी, तब मोदी भाग गया था सालिसी से, तो ऑप्शन तो बाकी सारे तकरीबन इस तरह से जायल होते नजर आ रहे हैं। जी, ट्रंप की सालिसी तो जिस दिन आपने मान ली आप एक गड्ढे में गिर जाएंगे। ट्रंप की सालिसी तो वही होगी जो उसने फलस्तीन के सिलसिले में सालिसी की है। ट्रंप की सालिसी तो वही होगी जो उसने इराक के सिलसिले में सालिसी की है और यमन के सिलसिले में सालिसी की है। किस ट्रंप की बात कर रहे हैं, किस सालिस की बात कर रहे हैं? अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं, आप अच्छे पढ़े लिखे एंकर हैं, कि इस इलाके में अमेरिका का हलीफ कौन है, मेन हलीफ कौन है, तो आप क्या जवाब देंगे? हिंदुस्तान। तो क्या फिर ऐसी सालसी मानी जाए जिसमें उनका एक तरफ उनका हलीफ शामिल है और दूसरी तरफ हम हैं बेचारे? ये जो सालसी की उम्मीद लगाए बैठे हैं, ये किस अहमकों की दुनिया में रहते हैं? अगर आपको सालसी करवानी है तो एक कंसोर्शियम बनाइए, चीन को शामिल करें, रूस को शामिल करें, कुछ इस्लामी ममालिक को शामिल करें, उसमें बेशक अमेरिका भी आ जाए, फिर तो सालसी की बात बोलना जेब देती है। ये कैसी सालसी है कि एक मुल्क जिसने आपको गालियां दे रखी हैं पिछले साल, अभी वो फिर प्यार की पींगे बढ़ा रहा है अपनी वजूहात की बिना पर, और वो हलीफ है, उसका स्ट्रेटेजिक पार्टनर है हिंदुस्तान का। आप हिंदुस्तान और अपने दरमियान उसकी सालसी मानेंगे? क्या आंखें बंद हैं? क्या आप अंधे हैं? ठीक है, बहुत शुक्रिया। जनरल रिटायर्ड नईम लोधी साहब दिफाई तज्ज़ियाकार इंडिया और पाकिस्तान की सिचुएशन पर बात कर रहे थे, और भारत इस तरह से बाज नहीं आएगा। पाकिस्तान को एग्रेसिव स्टांस लेने की ज़रूरत है। पाकिस्तान डिप्लोमेटिक सतह पर तो बहुत कोशिशें कर रहा है, लेकिन जब तक पाकिस्तान एग्रेसिव स्टांस उस तरह से नहीं लेगा जिस तरह से भारत ले रहा है, और ये क्या जंग से नौयत कम है? भारत जिस तरह से सीज़ फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर रहा है और कश्मीरियों पर जिस तरह से जुल्म ढा रहा है, अंदरूनी तौर पर जो मुसलमानों के साथ और अक़लियतों के साथ वहाँ पर जो सलूक किया जा रहा है, वो भी एक जंग की ही कैफियत है। और इससे ज़्यादा क्या सूरत हाल तशवीशनाक होगी? पाकिस्तान को एग्रेसिव स्टांस लेने की जरूरत है और फिर दुनिया भी मुतहर्रिक होती नजर आएगी। आज के प्रोग्राम से इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।